भाषा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप लोग देखेंगे कि भाषा केवल कम्युनिकेशन का ही माध्यम नहीं है, बल्कि हमारा जो इतिहास है, संस्कृति है, टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, सारा का सारा कुछ भी संभव न होता यदि हमारे पास भाषा न होती। और दुर्भाग्य से भाषा का जो संस्कार है वो हमारा निरंतर दुर्बल होता जा रहा है। और हिंदी दिवस के दिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हो जाता है कि हिंदी पढ़ने लिखने और बोलने वालों से, हिंदी पढ़ने लिखने और बोलने वाला कहता है कि हिंदी पढ़ो और लिखो। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। एक वो है कि अपनी बानी छोड़ के सीखी तुर्की बानी, आब आब कर मर गए सिरहाने रखा पानी। और सारा का सारा झगड़ा जो है वो भाषा का है पूरी दुनिया में। पति पत्नी की बात नहीं सुन रही है, न समझ रही है। स्टूडेंट जो है टीचर की बात नहीं समझ रहा है, दोस्त दोस्त की बात नहीं समझ रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की बात नहीं समझ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो अवरोध है वो भाषा का अवरोध है। गालिब का एक शेर है कि वे न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, वे न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे दिल और उनको या मुझको जुबां कुछ और। या तो उनका दिल बदल दे या मुझको ऐसी भाषा दे कि वो समझ जाए उस बात को। तो भाषा का बड़ा महत्व है। अभी पांडे जी ने कहा और विस्तार से बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाषा की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी। भाषा, जैसे मैंने कहा, केवल संचार का माध्यम नहीं है, आपसी बातचीत का माध्यम नहीं है। हमारी व्यक्तिगत अस्मिता से लेकर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता तक भाषा के द्वारा निर्धारित होती है। भाषा जो है प्रत्येक राष्ट्र के लिए जिस तरीके से एक निश्चित भूभाग का होना जरूरी है, उसकी साझी सांस्कृतिक ऐतिहासिक परंपरा का होना जरूरी है, उसकी एक करेंसी का होना जरूरी है, इसी तरीके से किसी राष्ट्र को राष्ट्र बनने के लिए एक भाषा का होना जरूरी है। और भाषा इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इसमें कि जो 1947 का हमारा अनुभव है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसकी भाषा थी उर्दू। और मोहम्मद अली, कायदे आजम जो मोहम्मद अली थे पाकिस्तान के राष्ट्रपिता, उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान जो बंगाली भाषी मुसलमानों का समूह जहाँ पे था और बहुमत था, उनको एक तानाशाही आदेश दिया कि आप लोगों को अपनी बंगाली भाषा को, बंगाली संस्कृति को भूलना पड़ेगा और आप लोगों को उर्दू बोलनी पड़ेगी। उर्दू राष्ट्रीय और राजकीय कामकाज की भाषा होगी पाकिस्तान की। 25 साल नहीं बीते, इस मुद्दे के आधार पे एक देश जो है दो देशों में बंट गया, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। इसके पीछे भाषा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसी तरीके से श्रीलंका की जो मेजोरिटेरियन जो बहुसंख्यकवादी जो सरकार थी, उसने ये कहा कि सिंहली भाषा जो है श्रीलंका की राजकीय भाषा होगी, सारे लोगों को सिंहली भाषा जानना पढ़ना जरूरी होगा। तो भाषा का संबंध केवल बोलने से नहीं है, भाषा का संबंध डायरेक्ट हमारे पेट से जुड़ा हुआ है। अगर सिंहली को वहाँ पे लागू कर दिया जाता, जो तमिल बोलने वाले भारतीय हैं और तमिल बोलने वाले जो श्रीलंकाई हैं, उन लोगों को विश्वविद्यालयों में, सरकारों के विभिन्न विभागों में नौकरी पाने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती। इस भाषा के प्रश्न ने श्रीलंका को कई दशकों तक लिट्टे का जन्म हुआ, जिसके प्रभाकरन वो थे चीफ, और एक लंबा उग्रवाद का सिलसिला भाषा के प्रश्न को लेकर वहाँ पे चला। तो भाषा जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा के संबंध में दुर्भाग्य से ये है कि हमारे संस्कार बड़े दुर्बल होते जा रहे हैं। हिंदी के बारे में दो तरीके की बातें मैं कहना चाहूँगा और बहुत संक्षेप में अपनी वाणी को विराम दूंगा।
हिंदी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो पूरे विश्व के 260 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, और 260 विश्वविद्यालयों में बेसिक से लेकर और रिसर्च स्तर तक हिंदी पढ़ाई जा रही है। और इसलिए भी हिंदी पढ़ाई जा रही है क्योंकि जो ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप है, इसका जो बाज़ार है, इस बाज़ार का साइज किसी भी महाद्वीप से बड़ा है। यूरोप जैसे देशों से तो कई गुना बड़ा है। इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अगर अपना सामान इस बाज़ार में बेचना है तो इस देश के लोगों की मानसिकता को समझने के लिए उस देश की भाषा को जानना ज़रूरी है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में MBA की डिग्री लेने वालों के लिए उन्होंने 4 सेमेस्टर हिंदी का कोर्स अनिवार्य किया है कि अगर वो हिंदी में अगर फेल हो गए तो MBA की डिग्री नहीं देंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो हिंदी की ये स्थिति है। अपने घर में उसकी दूसरी स्थिति है कि हमारे यहाँ एक वर्चस्वशाली भाषा है जो अंग्रेजी है, और हम लोगों ने दुर्भाग्य से ये मान लिया कि अंग्रेजी जानने का मतलब है उसके पास ज्ञान भी है, जबकि ज्ञान का किसी भाषा से कोई सीधा संबंध नहीं है। भाषा तो कम्युनिकेशन के लिए है। जो अंग्रेजी में गिट-पिट बतियाता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास नॉलेज भी हो। नॉलेज का उससे कोई ज़रूरी संबंध नहीं है। LG कंपनी का हम फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं, सैमसंग का हम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, नोकिया का कर रहे हैं। सारी की सारी कंपनी कोरियाई हैं, जापानीज कंपनीज हैं, चाइनीज़ हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने स्वयं की भाषा में टेक्नोलॉजी को, विज्ञान को, प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया है और उसमें महारत हासिल की है। और ऐसा कोई भी मनोवैज्ञानिक नहीं है पूरी दुनिया का, ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं है, सारे इस बात पे सहमत हैं कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा और बच्चे की शिक्षा का माध्यम अपनी भाषा होना चाहिए, वरना वो बच्चा जो है मनोवैज्ञानिक रूप से एक दबाव में रहता है, क्योंकि उसे जो आता भी है उसे दूसरी भाषा में व्यक्त करना है। आप साधारण उदाहरण देखो कि अगर प्रदूषण पे निबंध लिखने को आता है, हिंदी माध्यम के किसी विद्यार्थी को उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण 25 पेज उस पर लिख सकता है। लेकिन अंग्रेजी माध्यम से अगर पोल्यूशन पे निबंध लिखना है तो उसे रटना पड़ता है, हर चीज़, हर टर्म, हर सेंटेंस उसको रटना पड़ता है। तो सारे मनोवैज्ञानिक इस बात पे सहमत हैं कि जब हम किसी दूसरी भाषा के माध्यम से एजुकेशन लेते हैं तो हम पर एक अनावश्यक दबाव रहता है, और वो दबाव हमारी मौलिक प्रतिभा को ख़त्म कर देता है। जो हमारे अंदर जिज्ञासा की भावना होती है, जो हमारे जानने की क्षमता होती है, जहाँ हमारी एनर्जी लगनी चाहिए, वो एनर्जी एक भाषा को सीखने में लगनी शुरू हो जाती है। और हम लोग जिस तरीके से एक रट्टू तोता होता है, उस तरीके के रट्टू तोता बन चुके हैं हिंदुस्तान में। जॉब पे तब बोल देंगे। मैं बहुत ज़्यादा कुछ न कहकर अब इस विषय पर, एक जब कविताओं का माहौल बना हुआ है तो एक कविता मैं भी आप लोगों को सुना देता हूँ। और हिंदी की बड़ी खूबसूरती है। खूबसूरती ये है, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ भी इस दुनिया में, इस जीवन में शुद्ध नहीं है, सब कुछ में मिलावट है। ये जो शुद्धिकरण का हमारा भाव है कि बिल्कुल संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली अगर हम बोलेंगे तभी हम हिंदी बोल सकते हैं, तो वो एक हास्यास्पद हिंदी बन जाती है कि ट्रेन को क्या बोलते हैं, लौ पथगामिनी, सिगरेट को क्या बोलते हैं, धूम्रदंडिका। जब ट्रेन हमारे यहाँ आविष्कृति नहीं हुई तो उसके लिए ट्रेन ही बोलेंगे, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर ही बोलेंगे देवनागरी लिपि में, कीबोर्ड के लिए कीबोर्ड ही बोलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो हिंदी का नुकसान नहीं हो रहा है, हिंदी उससे समृद्ध हो रही है। हर भाषा, अभी हमारे एक दोस्त थे, उनका बेटा जो है बनारस में टेक्नोलॉजी में कुछ कर रहा है, कंप्यूटर साइंस में। अब कंप्यूटर साइंस में वो वहाँ से स्नातक की डिग्री ले रहा है। अगर उसको हिंदी में बोलेंगे कि मेरा बेटा अभिकलित्र विज्ञान में स्नातक होने जा रहा है, तो अभिकलित्र विज्ञान का मतलब है कंप्यूटर साइंस।
ऐसा लगेगा कि कोई तंत्र मंत्र की डिग्री लेने गया है। तो जो चीज़ जब पैदा हुई, जैसे हमारा जितना भी शब्द भंडार है, जलेबी है तो अंग्रेज उसको जलेबी ही बोलता है, समोसे को समोसा ही बोलता है, पजामे को पजामा ही बोलता है, उसका वो अंग्रेजीकरण नहीं करता। लेकिन हमको एक भूत सवार है कि हमें जो अंग्रेजी का शब्द आ रहा है उसका हिंदी बनाना है। ये संभव नहीं है। और हर भाषा जो है ऐसे ही मिलजुल के बनती है। अंग्रेजी को हम सोचते हैं अंग्रेजी बड़ी महान भाषा है, उसमें कुछ भी दूसरे का नहीं है। दो उदाहरण केवल मैं दूंगा। एडमिरल जो नेवी का बड़ा अधिकारी होता है उसको एडमिरल बोलते हैं। वास्तव में ये शब्द अरबी मूल का है। वो मूल शब्द था अमीर अल बहर। बहर बोलते हैं समुद्र को, और अमीर जो उसका सेनापति है, अमीर अल बहर से बन गया एडमिरल। लेकिन हम सोचते हैं ये हिंदी का शब्द है। इसी तरीके से अरब में जब भारत की पहली बार इमली गई तो वो खजूर की तरह दिखती है, और अरबी भाषा में खजूर को बोलते हैं तमर। तो उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान का खजूर है, और उसको बोलने लगे तमर ए हिंद, हिंद का खजूर, तमर ए हिंद। अंग्रेज़ों ने उसको पकड़ लिया, उसको बना दिया टैमरिंड। टैमरिंड माने इमली। तो भाषाओं में शब्दों की आवाजाही यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ होती रहती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि अंग्रेजी का शब्द हिंदी में आ गया तो हिंदी खराब हो रही है, इसको किनारे करना है। अरबी फारसी मूल का, इसको भी किनारे करो। ऐसा कुछ होता नहीं भाषाओं के राज में। और हमारी भाषाएं तो बहुत ही समृद्ध भाषाएं हैं। कल नैथानी सर बता रहे थे कि जब समुद्र पे पुल बनाया जा रहा है रामचंद्र जी के द्वारा, तो रावण के 10 मुख हैं, 10 मुखों से उस पुल का वर्णन करता है। तो उन 10 मुखों से पूरी की पूरी एक चौपाई के अर्धाली में तुलसीदास 10 पर्यायवाची बोलते हैं समुद्र के। रावण बोलता है, रावण के 10 मुख से 10 अलग अलग पर्यायवाची निकलते हैं। अभी जो ये नारायण मूर्ति हैं इन्फोसिस के अध्यक्ष, उनके बेटे ने एक प्रोजेक्ट निकाला कि जो भारतीय भाषाओं के क्लासिकल ग्रंथ हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा, उसके लिए मदद हम करेंगे रुपए पैसे की। तो संस्कृत के तो क्लासिकल ग्रंथों का बहुत पहले से विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, लेकिन जो भारतीय भाषाओं के हैं, जैसे अवधी का रामचरितमानस है, उसका अनुवाद था। तो उस अंग्रेज को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि तुलसीदास ने देखने के लिए 14 शब्दों का इस्तेमाल किया है, अलग अलग प्रसंग में अलग अलग। अगर हम किसी को घूरते हैं तो वो भी एक देखना है, लेकिन अगर हम किसी को निहारते हैं तो वो देखना अलग है। किसी को हम अनिमेष भाव से देखते हैं, वो देखना अलग है। किसी का हम अवलोकन करते हैं, किसी का हम विलोकन करते हैं। तो इस तरीके से 14 शब्द जो हैं देखने के लिए प्रयुक्त किए। तो वो अंग्रेज अनुवादक कह रहा है कि अब इसका अनुवाद किस तरीके से करें। कमल के लिए तुलसीदास ने 32 शब्दों का इस्तेमाल किया पूरी मानस में। अंग्रेज कह रहा हमारे यहाँ एक लोटस ही है, हर जगह लोटस से काम चलाना पड़ रहा है। तो इतनी जो समृद्ध भाषा है भारत की, उस पर हम लोगों को गर्व करना चाहिए। और ये जो हमारे दिमाग में हजारों साल की गुलामी से औपनिवेशिक कूड़ा कचरा भर गया है कि हम कुछ नहीं थे, सब कुछ वही थे, इससे हमको बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो हिंदी की खूबसूरती ये है कि उसमें तद्भव शब्दों की अपनी खूबसूरती है, तत्सम शब्दों की अपनी खूबसूरती है, और जो अरबी फारसी मूल के उर्दू शब्द हैं उनकी अपनी खूबसूरती है। और यहाँ तक कि मैं तो एक दिन सोच रहा था कि ईमानदारी का कोई अगर हिंदी पर्याय बता दे तो मैं उसको मान जाऊँ। मेरी उसके लिए अभी भी शर्त है कि जो ईमानदारी का हिंदी पर्यायवाची बताएगा मैं उसको 500 रुपये दूँगा। मैंने सारी डिक्शनरी देख ली, सब कुछ देख लिया, क्योंकि ईमान जो है वो हमारा शब्द है नहीं। सत्यनिष्ठा मिलेगा और बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ईमानदारी के करीब कोई शब्द है नहीं हिंदी में। तो ईमानदारी हमारा शब्द है, वो किसी दूसरे का शब्द नहीं है, उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऐसी एक नज़्म है साहिर लुधियानवी की लिखी हुई, उर्दू के शब्द उसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत मशहूर नज़्म है ताज। ताज का मतलब है ताजमहल।
ताजमहल को ये माना जाता है कि ये मोहब्बत का स्मारक है। बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि एक लड़का एक लड़की है, लड़की कह रही है कि ताजमहल पे चलो, तो लड़का बताता है कि ताजमहल पे क्यों न चलो, क्यों नहीं जाना चाहिए। फिर वो बहुत सारे लॉजिक देता है कि ताजमहल तो एक बादशाह की बनाई हुई इमारत है और उसने अपने मोहब्बत का विज्ञापन किया है बाज़ार में। हम में से कौन ऐसा है जो मोहब्बत नहीं करता है अपने बच्चों से, अपने साथ वाले से, सबसे। और लेकिन हमारे पास रुपए पैसे नहीं थे, इसलिए हम इस तरीके का विज्ञापन नहीं कर पाए। तो वो शहंशाह ने जो है मजाक उड़ाया है हमारी मोहब्बतों का, इसलिए हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कठिन है, लेकिन आप लोगों के समझ में आ जाएगी थोड़ा ध्यान देंगे तो। कि ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुमको इस वादी ये रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादी ये रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। बज में शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी, सब्त जिस राह पे हो सतवते शाही के निशा, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या मानी। मेरी महबूब पसे पर्दा ये तस्हीर वफ़ा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीक मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, मगर उनके लिए तस्हीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये इमारातों मकाबीर, ये फसीले, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहंशाहों की अजमत के सुतूं, दामने दहर पर उस रंग की गुलकारी है जिसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून। मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सनाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील, आज तक उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनामो नमूद, आज तक उन पर जलाई न किसी ने एक कंदील। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। धन्यवाद।